बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेगमेंट में के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पहले सेगमेंट में आप एक बात कर रहे थे कि हम अभी तक तय नहीं कर सके कि अमेरिका और चाइना के साथ किस अंदाज में हमने बैलेंस करना है। पहला सवाल ये है कि एक तरफ आईएमएफ है, दूसरी तरफ सी पैक है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सी पैक को चलाना है या आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाना है, या दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना है? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश होगी कि दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना हमारे मुल्क के मफाद में है। ठीक है सर। मगर हमारी लीडरशिप में और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आईएमएफ को उस पोजीशन में दबा सकें। तो हमें अल्टीमेटली, मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता कर रहा हूँ, सी पैक को पैक करना पड़ेगा। ठीक है। ये मजबूरी वाली बात है। या तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि हम आईएमएफ के साथ कह सके कि सर ठीक है, ये हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, आप हमें स्पेस दें, तो फिर वो कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपसे, तो देखिए, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात की है मेहताब। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझसे डॉलर लेकर चाइना को नहीं देंगे, खत्म। सर आप देखें ना। चाइना से जो मर्जी करते रहे, मुझे कोई आपके चाइना ताल्लुकात से कोई इतराज नहीं है। मगर आप ये नहीं कर सकते कि आपने $1 बिलियन मेरे से लिया और उसको चाइनीज लोन में रीपे कर दिया। ये नहीं हो सकता। सर, अगर आप बाकी देखें इस टाइम लोन की मौजूदा सूरत हाल, जो एक्सटर्नल लोन जो है वो 30 से 35 बिलियन डॉलर्स चाइना का है। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। अगर आप देखें तो कल आपने देखा होगा, कल एलपीजी की डील डेफर हुई, कल आपने सऊदी अरब ने डेफर किया। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो $25 बिलियन है उसके पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे ना। यही मतलब है ना। बिल्कुल। नहीं हो रहे ना इकट्ठे। और उस इकट्ठे होने में हमें सबसे बड़ी लायबिलिटी चाइना की देनी है। और ये भी हकीकत है बेताब कि ये चाइनीज किसी किस्म का वेवर देने पे तैयार नहीं है अभी तक, जो मुझे हमें पता लगा है। हम बहुत अपरेंटली और बैकडोर चैनल भी इस्तेमाल करते रहे हैं। चाइनीज ने अभी तक हमारे साथ कोई बहुत बड़ी हमें वेवर देने की कोशिश नहीं की है। ठीक है। सर, हम तो असल में डेट की मेच्योरिटी के पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही रिक्वेस्ट की नहीं, है नहीं, हमने। मैं वो कह रहा हूँ ना कि चाइनीज वालों ने हमें कोई डेफरमेंट नहीं अलाउ की, वेवर अलाउ नहीं की। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो अमेरिकन ही हमारी पीछे खड़े हैं ना। तो चाइनीज तो हमारे पीछे नहीं खड़े ना इस वक्त। तो हम क्या करें, आप बताइए मुझे। तो मजबूरी में, अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको आईएमएफ की तरफ ही झुकना पड़ेगा ना। अच्छा सर, अगर आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में बात करें सर, अभी फर्स्ट रिव्यू जो है सर है, फरवरी में आईएमएफ की टीम एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में आएगी। हुकूमत जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर रही है जी, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। आप देखिएगा पॉलिसी रेट भी अभी अनाउंसमेंट होने वाली है मिडल ऑफ दिस मंथ में, 16 दिसंबर को है सर। तो मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस है, और फिजिकल साइड भी पहले क्वार्टर में सरप्लस है। लेकिन सर, एफबीआर का शॉर्टफॉल है बहुत बड़ा, कोई तकरीबन 338 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है पहले 5 माह के दौरान। आपकी क्या तवक्को है कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलेगा कैसे, और एफबीआर जो है वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है? देखिए, दो बातें। आईएमएफ का प्रोग्राम तो चलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो दुनिया की पॉलिटिक्स है और जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान आर्मी है, तीन चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देखना नहीं चाहती। ठीक। तो जब वो आपको, वो आप ये समझे कि वो मजबूर हैं और आपको वो ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है। और हम भी इतने नालायक हैं कि हमें पता है कि बाद में उसे लगाएंगे, इसलिए हम अपनी नालायकी से बाज नहीं आ रहे। हमें पता है कि आखिर में वो हमें जो ऑक्सीजन देंगे, इसलिए हम अपनी नालायकियों पे चले जा रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो ऑक्सीजन उन्होंने देनी है।
इसलिए आईएमएफ प्रोग्राम के नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं बजट में शॉर्टफॉल है और वो शॉर्टफॉल नहीं हो रहा, वो उसके लिए उसकी जो सही करने की ताकत है गवर्नमेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट वो ताकत नहीं रखती। और वो ताकत ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि फौज भी नहीं रखती। मतलब ये कि ट्रेडर्स से टैक्स रिसीव करना, दुकानदारों से टैक्स रिसीव करना, बड़े लोगों पे हाथ डालना, ये पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। तो ये उनको लाल बत्तियां दिखाते रहेंगे डिजिटलाइजेशन की, इसकी उसकी, कि हाँ जी ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, मगर ये कोई फंडामेंटल टैक्स रिफॉर्म नहीं करेंगे। ये बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बाजारों के साथ लड़ाई नहीं कर सकती। और ये बदकिस्मती है, फौज को भी पता है कि ये बदकिस्मती है। और ये आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, आपकी वो कहाँ गई ताजिदोज स्कीम और पीओएस कहाँ गया? सब खत्म हो गया ना। कौन पूछ रहा है उसको, कहाँ है वो? ठीक है ना, वो नईम मीर साहब रजिस्टर करा रहे थे, वो सब हो रहा था, कहाँ सब खत्म हो गया ना जी। तो ये टेस्ट का शॉर्टफॉल आएगा, वो एक रियलिटी है। दूसरी बात जो मेहताब आप गौर नहीं कर रहे कि हमारी एक्सपोर्ट में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हुई है। बिल्कुल सर। अच्छा, और हमारी आईटी की एक्सपोर्ट तो टेक्निकली ये इंटरनेट की वजह से थोड़ी परेशानी में चली गई है, ठीक है ना, सर्विसेज की एक्सपोर्ट। जी सर। तो ठीक है, अब इमरान खान ने एक निहायत ही बेवकूफी का और गैर मुहिबाना मुहिब वतन वाला फैसला किया है कि पाकिस्तानी रेमिटेंस नहीं भेजें। सिविल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं सर। बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई मैं इमरान खान का सपोर्टर था, आज भी हूं, मगर ये किसी ने उस आदमी को गलत मशवरा दिया है, ये नहीं है, ये बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, नाफरमानी, क्या बोलते हैं, सिविल नाफरमानी सर। इस सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब जेल से बैठ के चलाना चाहते हैं। ये गलत इक़दाम है, ये इसको नहीं करें इमरान खान साहब, ये वैसे ही गलत है और इसमें वो शदीद नाकामी होगी उनको, ये उनको नहीं करना चाहिए। और ये बिला वजह की, बल्कि ये उन्होंने एक रास्ता दे दिया गवर्नमेंट को कि कल को जब शॉर्टफॉल आएगा ना, वो कहेंगे सर इन्होंने कराया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आई कि ये किस हकीम ने मशवरा दिया था। जब ये परेशान होंगे ना ये गवर्नमेंट, वो कहेगी यार हम तो कह रहे थे, इमरान खान साहब ने कह दिया था पैसे नहीं भेजो पाकिस्तान। मतलब ये जो बेवकूफी वाली बात की है ना, ये इस तरह की बातें जो सिखाता है ना इनको, ये कौन है जिन तरह की बातें सिखाता है इनको? मुझे बताइए, तो मुशर्रफ भी तो नहीं मिलने गई उनको, ये तो पीटीआई के लीडर ही बता सकते हैं सर। ये दूसरा ये बताइए कौन है, ये है कौन? मुझे नहीं समझ आई थी ये है कहां से। मैं तो आज अखबार में पढ़ के हैरान रह गया कि सिविल लाफरमानी करें, फॉरेनर बाहर से पैसे नहीं भेजे, यही कह रहे हैं ना जी? बिल्कुल यही कह रहे हैं जी। क्या मतलब क्या वो समझते हैं कि ऐसे अमल दरामद होगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन सर बाहर आपको पता है सपोर्ट तो है इमरान खान साहब की। अच्छा, मुझे यार मेरी बेहताब एक बात बताओ, मेरी बिल्कुल अगली बात बताओ। सपोर्ट आ गई, मान ली सपोर्ट आ गई, 20 लाख आदमी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया रेवेन्यू पे आ गया, उसने कहा जी इमरान खान, जी इमरान खान, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली तो डायलॉग करना पड़ेगा सर, कुछ भी नहीं होगा। क्या जेल के दरवाजे खुलेंगे? नहीं। फिर क्या होगा? अल्टीमेटली तो सर बात ये है कि डायलॉग करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर एक फौजी गवर्नमेंट आ जाएगी। यार मेरी बात सुने, बांग्लादेश में आज गवर्नमेंट किसकी है? बांग्लादेश में आज जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? वो जो बैठे हुए हैं नोबेल लॉरिएट, वो तो सिर्फ डॉक्टर यूनुस है ना जी सर। तो फौज की गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल फौज की गवर्नमेंट है ना। तो अगर आपने सिविल नाफरमानी की और सिविल नाफरमानी में कामयाब हो गए, ठीक है, हो गए कामयाब, ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्या वो ये कह देंगे कि जो सड़क पे 5 बंदे खड़े इनमें से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बना लो? ऐसे हालात में
हमेशा फौज आती है, क्योंकि फौज इंस्टीट्यूशन होती है जो मुल्क के ऐसे मामलात में सामने आती है। ठीक ये है हम सर। क्या, ये हम किस तरफ जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। हम ये किस, मतलब ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आप कराएं, आपका डिमांड ये है सिविल लापरवाही के लिए या किसी के लिए भी कि जी आप ये गवर्नमेंट को डिसॉल्व करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ये डिमांड होना चाहिए, राइट? ठीक है। एक ही डिमांड होनी चाहिए ना मेरी कि यार आप, अच्छा अब कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, मेरे जाती हिसाब से, मेरे जाती हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था ये अनजस्टिफाइड था। कम होना इज नॉट द आंसर। ठीक है सर। समझाऊं दोबारा मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप 22 तक ले गए थे, जी सर। ये आप या तो जानबूझ के ले गए थे कि कल को कम करने में हमारे पास क्रेडिट आए। ठीक है। मैं ये समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट का जो आपने खेल खेला है ये सिर्फ टेम्परेरी फेज था और इंटरेस्ट रेट अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाएगा, ठीक है? नॉर्मल जगह मगर क्या है सर वैसे? जी, नॉर्मल जगह कहाँ पे समझते हैं आप? अभी 11 15 से पे खड़ा है। 11 से 12, 12, 12 से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मतलब कॉस्ट टू द कंज्यूमर 14 होगी, मतलब 14 लेस देन 15 होगी हमेशा। ठीक मतलब है। अगर मैं बोरो कर रहा हूं तो मुझे 14% आप से काइबोर की बात 15%। कर रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मगर मुझे ये बताइए कि पिछले, आपने स्टॉक एक्सचेंज को आप कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की कर रहा है, ठीक है? आप मुझे ये सब मुझे बताएं, आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, कि इस तरक्की में कितना डॉलर इन हुआ है? कोई भी ये नहीं रेट हुआ जो सर। बढ़ा है इसमें कोई डॉलर आया है? तो अगर स्टॉक एक्सचेंज इतनी एक्सीलेंट तरक्की कर रहा है तो उसमें डॉलर क्यों नहीं आ रहा? बाहर बिल्कुल वाला क्यों ठीक। इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का अगले साल का या उसके अगले साल का या उसके अगले साल का कोई प्रोजेक्शन है जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट मसाइल को हल करे? अच्छा, बिल्कुल ठीक तीसरी है। बात, क्या पाकिस्तान के पास अपनी फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट के लिए कोई कमिटमेंट या गारंटी है? 1 साल से ऊपर करता ही कोई नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो रही है? ठीक है। तो अब मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, हम ये रियलाइज करें कि हम इकोनॉमिक्स को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करें। इस वक्त क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक्स की मार्केटिंग कर रही है, ठीक है? इकोनॉमिक्स की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स को सीधी तरह चलाना है और ये लोगों को कहना है कि हमारे मसाइल का हल नहीं निकला है, हम अभी तक कोई बड़ी तब्दीली और बेहतरी मईशत में नहीं ला सके हैं और हमें पब्लिक की सपोर्ट उसके लिए चाहिए। हम ये कहानी देकर कि हम बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स में मसाइल को हल कर चुके हैं, हम अपनी कंप्लीसेंसी में चले जाते हैं, पहले भी जाते रहे हैं, अब दोबारा जा रहे हैं। और मैं इस पे एक और बात कह दूं आपको आज कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती माशी मसाइल में, मतलब क्योंकि वो टेक्निकल लोग नहीं हैं, तो जब आप उनको जाकर उल्टी पुल्टी कहानियां सुनाते हैं तो वो कहानियों को यकीन करके आपकी बात का यकीन कर लेते हैं और फिर सही। वो उस बुनियाद पर फैसले कर लेते हैं जो फैसले उन्हें नहीं करने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विस होगी कि हम कम से कम इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के ऊपर, मैं और आप बैठे हैं, हम कम से कम एज अ सोसाइटी फैक्ट्स की रियलिटी की बात करें कि सर ये फैक्ट्स हैं और ये। फॉर एग्जांपल, एक आर्टिकल कल परसों छपा एक अखबार के अंदर और एक साहब ने कहा कि आईएमएफ ने डॉलर को 67 रुपीज ज्यादा रखवाया हुआ है, इसकी रियल वैल्यू 211 रुपए है। आपने भी देखा होगा। मैंने देखा है सर। अब आप मुझे बताएं ये आर्टिकल क्या
डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या ये आर्टिकल पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी लाएगा? किसी मुल्क के अंदर 67 रुपीस का आप फर्क कह रहे हैं एक करेंसी एक्सचेंज रेट पे जो वॉलेटाइल है, तो आपने पूरे मईशत की कॉन्फिडेंस को सेटल नहीं कर दिया। बिल्कुल अच्छा, आप वो ठीक मुझे कह रहे हैं पता सर। है। मुझे इस पे सवाल पूछने दें सर। आपके ख्याल में एक्सचेंज रेट की जो मौजूदा रेट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, एक्सचेंज रेट की जो मौजूदा शक्ल है, इसमें रुपी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, अंडर ठीक वैल्यूड है। है, ठीक ठीक है, है। मगर वो फर्क 67 रुपीस का नहीं है। ठीक है। ये शायद 275 और 270 के आसपास शायद आ जाए, ठीक है। मगर वो डिपेंड करेगा। देखो, बात सुनो ना, बात सुनो मेहताब, वो डिपेंड करेगा कि डॉलर की डिमांड कितनी है। ऑफ कोर्स, अगर डिमांड आप सप्लाई को सामने रख के बिल्कुल नहीं ठीक है सर। नहीं अगर डॉलर की डिमांड को आपने इकोनॉमी को स्लो करके डॉलर की डिमांड को कम रखा हुआ है, तो फिर तो करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहेगी ना। मेरी बिल्कुल। बात समझने की कोशिश करो। जो आपने टैक्स रेट रख दिए हैं आजकल, उस टैक्स रेट के साथ कोई बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। वो भी, और सर इंपोर्ट कंप्रेशन भी, वो भी जारी यही है तो अभी मैं कह तक। रहा हूं ना कि वो इम्पोर्ट कमीशन उसी वजह से आ रही है ना। मैंने प्लांट मशीनरी इम्पोर्ट करना ही नहीं है, मेरे लिए वादा ही नहीं खाता। मैं 2-3 कंपनियों का डायरेक्टर हूं, मैंने अपने सारे कैपिटल प्रोजेक्ट डेफर कर दिए कि यार मुझे नहीं वादा खाता इस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो, अच्छा, अब ये जो कहानी आई है, ये जो कहानी एक्सचेंज रेट की आपके सामने प्रेजेंट की गई है, ये लाहौर की इंपोर्टर लॉबी ने करवाई है, ठीक है। ठीक है ना। मुझे पता है वो सर, बिल्कुल इंपोर्टर आप ठीक कह रहे हैं। वो इम्पोर्टर लॉबी ने कराई है कि जी हमें इम्पोर्ट 280 की जगह पर 260 पे आ जाए, और वो इम्पोर्टर, और वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि उस इम्पोर्टर लॉबी को खुश करते करते हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तबाही फेर देंगे या एक्सपोर्ट की तबाही फेर देंगे। ये हमें उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेकिन सर एक बात एक बात और भी, डार साहब भी पिछले दिनों एक सेमिनार में, मैं खुद भी था, वहां पे उन्होंने भी ये कहा कि डॉलर जो रुपी है 235 240 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। मगर 235 का मतलब 235 फिर भी बात करते ना, ये तो 211 की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। दो आप सौ बिल्कुल ग्यारह ठीक तो कह रहे बहुत हैं, बड़ा मैं समझ फर्क है सकता यार। हूँ उनका एंगल। 235 तो चलो फिर भी मान लो यार, 235 तो 40 का फर्क है, ये तो 60 रुपए की बात करें, 70 रुपए की। ये जी तो बहुत बड़ी बात है ना यार। तो ये बिल्कुल। तो आप बिला वजह की एक मार्केट में सेंसेशन डाल रहे हैं ना। अच्छा, कमिंग बैक टू अदर थिंग, देखें, जो पाकिस्तान की मईशत है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, आप मुझे बताएं, आज मीटिंग कमेटी बनी है जिसमें डार साहब बैंकों के रेट के बारे में कमेटी में डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल, आज ही बनाइए सर, कल बनाइए प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपने जून में बजट लेकर आया, आज ठीक है। दिसंबर आ गया, तो इसका मतलब है फंडामेंटल फैसला जो है, फंडामेंटल फैसला, वो आपके स्टेक होल्डर ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। ठीक है, जबकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बैंकर है। बिल्कुल। अच्छा, वो रोला क्यों पड़ा हुआ है कि आपने कंफ्यूजन डाला हुआ है एडीआर का, इस्लामिक बैंकिंग और नॉन इस्लामिक बैंकिंग और ये और वो, आपने पूरी सिस्टम को मैच किया हुआ है, और आपने जो बैंकों का रेट अब डाल दिया है, उस रेट पर बैंकिंग के अंदर वारा नहीं खा रही बैंकिंग। ठीक है। तो वो मेरा ये कहना है कि ये जो आपने भी टैक्स की बात की थी ना कि टैक्स का कलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं मेहताब कि टैक्स शायद 12,500 या 12,200 या 12,300 कलेक्ट हो भी जाए। ठीक है। अगर जो 12,300 आप कलेक्ट करोगे ना, वो ऐसे जगह से करोगे जो इकोनॉमी को किल करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, सफोकेट कर रहे हैं इकोनॉमी को। हाँ, सफोकेट कर देगा, यस, वो इकोनॉमी को सफोकेट कर देगा, वो उसकी एक्सपेंशन को, उसकी प्रोबेबिलिटी को, अच्छा, और सॉरी, हाँ, और वो इकोनॉमी में से अनडेवलप्ड इकोनॉमी को बढ़ाएगा। मतलब जब आपने 13,000 कलेक्ट किया एट द रेट ऑफ टैक्स ऑफ 50%, तो इसका मतलब है जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार ठीक है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की कॉस्ट 25% बनती है, टैक्स 50% है, तो 25% में चला दो।
ठीक है तो सर। ये सारा सिस्टम नहीं सही हो रहा, और यहां पर आकर गवर्नमेंट नाकाम नहीं है, कमजोर है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, एसआईएफसी के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? क्या देखिए एसआईएफसी हमारे जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ला सकती है ऐसे वक्त में जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए मेरी बात सुने मेहताब साहब, एसआईएफसी कभी भी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं बनी थी। ये तो हम लोगों ने एक परसेप्शन ले लिया कि एसआईएफसी से इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। एसआईएफसी इन्वेस्टमेंट आने की फैसिलिटेटर है कि जब इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसको 5 दरवाजों पर जाना पड़े, एक दरवाजे से हैंडल किया जाए। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारे बीओआई वाले अफसरान की नालायकी है कि उन्होंने अपना सारा काम कहा, अब काम छोड़ो, अब सारा एवरीथिंग एसआईएफसी करेगी, और उन्होंने सारी फाइलें उठा के वहां भेजनी शुरू कर दी। एसआईएफसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो नहीं है, एसआईएफसी इज अ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एम आई राइट? ठीक है यही सर। नाम है ना उसका। ठीक जी है। सर। अच्छा, अगर आप एसआईएफसी की इनॉग्रेशन का, जब ये एसआईएफसी आई थी और उसके बाद इंटरव्यू देखें पहले दिन या दूसरे दिन, तो मैं था एक इंटरव्यू में और शायद अकील करीम डीडी साहब थे, और शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कराची में कहा था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ईदी साहब ने आके कि हमारे मुल्क के वसाइल हल होने वाले, मैंने उस पर कहा था कि मैं बाइज्जत तरीके से ये कहता हूं कि मैं ये कैश का इनफ्लो नहीं देख रहा। ठीक है सर। मैं ये नहीं देख रहा, और मैं आपको ये कहने को तकरीबन तैयार हूं मेहताब, कि अगर एसआईएफसी में एक साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर भी आ जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी, बहुत बड़ी। अच्छा, उसकी 2 वजूहात है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आज सऊदी इन्वेस्टर हूं तो मैं कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करूंगा? अगर मैं एग्जिस्टिंग पोर्ट खरीद लेता हूं, सपोज करें मैं आता हूं और मैं एग्जिस्टिंग खड़ी हुई पोर्ट है वो खरीद लेता हूं, तो ये तो चेंज ऑफ ओनरशिप है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई ना। बिल्कुल आपके पास ठीक। कैश आ गया, कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। बिल्कुल ठीक है सर, ब्राउन अच्छा, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे। अच्छा, आपको इन्वेस्टमेंट जिसमें चाहिए इस वक्त, मगर वो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं सऊदी अरब को कन्विंस कर पा रहे हैं, वो है ऑयल रिफाइनिंग। और ऑयल रिफाइनिंग में आपके पास रिफाइनरियों की ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर आप इन्वेस्टमेंट आएगी तो आएगी, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। दूसरी इन्वेस्टमेंट अगर आई आपके पास तो एग्रीकल्चर लैंड की सेल की आएगी। तो हम एसआईएफसी को बिला वजह अच्छा बुरा कहते हैं, वो तो एक फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है। इसका मतलब नहीं है कि एसआईएफसी ने ये इंश्योर करना है या किसी ने ये इंश्योर करना है कि ये एसआईएफसी बन गई, अब इसकी वजह से पाकिस्तान में $50 बिलियन साल की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। ये कौन सी किताब में लिखा है? मगर ये लोगों ने, एक ब्यूरोक्रेसी ने इस तरीके से, मेरा अपना व्यू है, फौज को ट्रैप में डाला और बिला वजह से उनके खाते में ये एक चीज डाल दी कि एसआईएफसी एसआईएफसी। यार वो बेचारे तो सिर्फ ये कह रहे थे कि यार फैसिलिटेशन एक जगह पे कर लो, बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल जिसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में क्या है सर? आजकल ये एग्रीकल्चर इनकम डेडलाइन है टैक्स में इसकी, अगर 1 आप मई। पूरे पाकिस्तान में 5 बिलियन या 6 बिलियन इकट्ठा कर लो तो समझ ले आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये भी एक लाल बत्ती है, इसके पीछे फॉर्म को लगाया जा रहा है जरी एग्रीकल्चर। इनकम टैक्स से। जी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आपकी कलेक्शन किसी भी हाल में, जब मैं बहुत आगे रहता हूं, किसी भी हाल में 10 बिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। आपका कलेक्शन 13,000 बिलियन है। आप मुझे बता दो कि क्या 13,000 में 10,000 की क्या अहमियत है? 10 अरब की 10 कोई अरब अहमियत की, नहीं। 13,000 अरब में 10,000 अरब की, 10 अरब की क्या इंपॉर्टेंस है? 10 अरब बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है है सर। ना? आज क्या पोजिशन है बता दे मुझे, आज क्या पोजिशन है? अब पता है क्या क्या करेंगे?
अब ये करेंगे कि एक एक्ट लाएंगे जिसमें सारे प्रोविंशियल एक्ट खत्म करेंगे और एक फेडरल में डालेंगे उसको, और 3 साल तक उसकी आगे पीछे बातें रहेंगी कि नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इस चक्कर में वो सारा टाइम निकल जाएगा। मगर मैं उस पर टाइम इसलिए लगाना नहीं चाहता कि अगर उसमें ये सही कलेक्शन भी कर ले तो आज के माहौल में कलेक्शन एक्सपेक्टेड जो है वो 10 से 12 नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, बिजनेस रिकॉर्डर में मौजूद है, कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान। ठीक है सर। ये वो लाल बत्ती है जो हम अक्सर दिखाते रहते हैं आईएमएफ को। बिल्कुल ठीक है। और ठीक उसकी है सर। बुनियादी वजह क्या है सर कि क्या फ्रेगमेंटेड ज़मीन है, रिकॉर्ड है उसको तो प्रोडक्शन को? बुनियादी वजह है, एक तो बुनियादी वजह ये है कि हमारा परसेप्शन अबाउट लैंड होल्डिंग गलत है। अब जो पंजाब में खास तौर पर जो लैंड होल्डिंग है वो काफी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। ठीक है सर, और छोटे छोटे अगर टुकड़ों में आप बटी हुई है। और अगर आप मिनिमम टैक्स जो इनकम टैक्स का मिनिमम टैक्स है कि उस टैक्स से ज्यादा पे टैक्स लोगे तो बहुत बड़ी तादाद जो तकरीबन 85% ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट है वो उससे निकल जाएगी, ठीक है। उससे निकल जाएगी। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है उसकी असली आमदनी मेन मेन क्रॉप से नहीं होती, उसकी आमदनी टर्शरी से होती है, जानवर से, मुर्गी से, अंडे से, दही से और चीज होती है, और वो हम नहीं कर पाते। तो एग्रीकल्चर के इनकम टैक्स का जो परसेप्शन है, आप मुझे बताएं ना, हमसे बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, हर लिहाज से बेहतर है, हर लिहाज से डॉक्यूमेंटेड ज्यादा है। व्हाट इज द एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन इन इंडिया? उनको देख लो ना, वो तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ना। आप ये बताओ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इंडिया में कितना आ रहा है? तो आप ये जो आप लाल बत्ती दिखा रहे हो ना, अच्छा क्या ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि जी देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी का 24% एग्रीकल्चर है और उसका वो टैक्स का बहुत कम परसेंटेज करता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 30% से और कहते साहब ये तो आना ही आना है 4000 बिलियन। और इस 4000 बिलियन के पीछे लाल बत्ती दिखाते हैं और वो आईएमएफ आने लग जाते हैं लाल बत्ती के पीछे। अब बिल्कुल उनको ठीक ये है। नहीं पता कि 4000 बिलियन की फिगर गलत है, बिल्कुल ठीक है ये सर। इकोनॉमी से दिखाते हैं, इकोनॉमी का ताल्लुक है ही नहीं आपका। और आप मुझे एक बात बता दो बेताब, जब आप रावी रोड के सॉरी अनारकली के दुकानदार से टैक्स रिसीव नहीं कर पा रहे, जब आप बड़ी मंडी से टैक्स रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे कह रहे हो कि शेखुपुरा के अंदर 50 मील आगे अनडॉक्यूमेंटेड इलिटरेट आदमी से आप इनकम के बेस पे टैक्स रिसीव कर लोगे? किस दुनिया में बैठे हम? बिल्कुल लेकिन ये सही भी है। तो सोचे ना यार, आप ये कह रहे हो मुझे कि लोहारी मेरा टैक्स नहीं दे सकता, मैं रिकवर नहीं कर सकता, मगर मैं जाकर वो जो बैठा है हाफिजाबाद के अंदर 500 गांव के अंदर खुशाब के अंदर उससे मैं जाके टैक्स रिसीव कर लूंगा। ये बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा ज़बरदस्त टाइम दिया सर, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि जब भी आप इस्लामाबाद आएँ आपने हमारे पास स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लानी बिल्कुल है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।